Hello students, welcome to lecture 4 of chapter 1, that is Cell, the Unit of Life. My name is Dr. Shubham Kaushik and I am Senior Biology Faculty at PP Savani Center for Excellence. So till now we have covered prokaryotic cell, eukaryotic cell and cell membranes, that is cell wall and plasma membrane. Now we will learn about types of transport. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट जो है वो स्टार्ट नहीं किया था, तो यहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कैसे सेल मेम्ब्रेन से चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, सेल है, सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन है, तो कैसे चीजें सेल में अंदर आती हैं, कैसे चीजें सेल से बाहर जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब पैसिव और एक्टिव मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे, जहां पर एनर्जी यूज होने वाली है किसी भी ट्रांसपोर्ट में एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में यूज होगी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो किसी भी चीज को मूव करने के लिए अगर एनर्जी लग रही है तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर एनर्जी नहीं लग रही है तो उसे हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, समझ गए। आप किसी चीज को मान लीजिए पहाड़ पे जो है हिल के ऊपर ले जा रहे हैं, अप हिल ले जा रहे हैं, ठीक है, कोई बॉक्स उठा के आप पहाड़ के ऊपर ले जा रहे हैं, तो एनर्जी लगेगी, तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ऊपर आप पहाड़ पे ऊपर से बॉक्स फेंक दिया, बॉक्स अपने आप लुढ़कता हुआ नीचे आ गया, तो उसे हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे और फर्दर डिवाइड किया है। एक है सिंपल डिफ्यूजन, या जो स्क्रीन पे दिख रहा है सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कम है, और ये मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं, मेम्ब्रेन उसे अलाउ कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। इसमें कोई एनर्जी नहीं लगेगी, ये ज्यादा है इधर कम है, इस वाले को इधर ले जाना है तो वो सिंपल डिफ्यूजन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है। अगर यही डिफ्यूजन जो है वो किसी प्रोटीन के थ्रू, जो इंटीग्रल प्रोटीन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इस प्रोटीन के थ्रू अगर होता है तो उसे हम बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड मतलब किसी की हेल्प से, सिंपल डिफ्यूजन मतलब वो खुद से हो रहा है, उसे कोई हेल्प की जरूरत नहीं है किसी प्रोटीन की। यहाँ पर उसे एक विंडो प्रोवाइड कर दिया, एक रास्ता प्रोवाइड कर दिया, बट हो रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो, दोनों में एनर्जी नहीं लगने वाला है। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर सिंपल में एनर्जी नहीं लगेगा, फैसिलिटेटेड में लगेगा। नहीं, डिफ्यूजन वर्ड आ गया मतलब एनर्जी नहीं लगने वाला, और अगर एनर्जी नहीं लगने वाला तो ये दोनों किसके अंदर आएंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद थर्ड, ये मॉलिक्यूल है, इसका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आ रहा है, बाहर कम है अंदर ज्यादा है, फिर भी लो टू हाई ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है, लो टू हाई। और यहाँ पर एटीपी यूज हो रहा है, एटीपी यूज हो जा रहा है। जब एटीपी यूज होता है तो बनता है एडीपी और पीआई, फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। जब वो यूज होता है तो उसमें से एक फॉस्फेट यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये बन जाता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता है। ठीक है, तो ये कहलाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बाकी ये दोनों कहलाएंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसमें हाई टू लो की तरफ मूवमेंट होगा, इसमें लो टू हाई की तरफ मूवमेंट होगा। ठीक है, आगे चलते इसमें हम लोग वही चीज यहाँ पे फिर से दिखाई है हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन फर्स्ट वाला, दिस इज सिंपल डिफ्यूजन। सेकेंड, चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन, किसी चैनल के थ्रू हो रहा है। तीसरा, कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। ये तीनों जो है यहाँ पर हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट में आएंगे। फैसिलिटेटेड, ये दोनों फैसिलिटेटेड है, और ये सिंपल डिफ्यूजन है। ठीक है, तीनों मिलाकर पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और ये जिसमें एनर्जी लग रहा है मॉलिक्यूल को, वो हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन इसमें हाई टू लो जाएगा थ्रू द मेम्ब्रेन, कोई प्रोटीन की हेल्प नहीं लग रही है, तो उसे हम बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। सेकेंड, चैनल के थ्रू आ रहा है डिफ्यूजन, हाई टू लो ही हो रहा है बट चैनल के थ्रू, तो भी वो फैसिलिटेटेड कहलाएगा। अगर कैरियर के थ्रू हो रहा है तो भी वो फैसिलिटेटेड कहलाएगा, और दोनों ये भी विदाउट यूज ऑफ एनर्जी होंगे। तो ये तीनों जो है वो हमारे सिंपल डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट पे आ गए। ये दोनों जो है चैनल और कैरियर, ये फैसिलिटेटेड, जिसमें प्रोटीन का हेल्प लिया जा रहा है,
दो तरह के प्रोटीन अगर पूरा रास्ता जैसा बना देते हैं तो चैनल कहलाते हैं, और अगर ऐसा जो है वो फ्लिप फ्लॉप करता है, इधर से पकड़ता है और फिर घूम के इधर देता है, तो उसे हम बोलते हैं कैरियर। ठीक है, चैनल मतलब उसने पूरा एक रास्ता बना दिया, इधर से कोई चीज घुसेगी उधर से निकल जाएगी, दिस इज चैनल। अगर कोई चीज यहाँ से पकड़ रहा है और घूम के दूसरी तरफ दे रहा है तो उसको बोलेंगे कैरियर। ठीक है, और यहाँ पर एनर्जी यूज हो रही है इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आगे चलते हैं इसमें हम लोग। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का डिफाइन यहाँ पे किया हुआ है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन along the concentration gradient from higher concentration to lower without expenditure of energy। ठीक है, इसके दो टाइप हम लोगों ने पढ़ लिए, सिंपल डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और दूसरा है ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये जाएगा। ठीक है, ये वही चीज यहाँ पे दिखाई हुई है। आगे चलते हैं इसमें हम लोग। पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। ठीक है, तो अगर कोई बोले कि सर हर चीज का सिंपल डिफ्यूजन ही करा लो, कोई एनर्जी लगेगी नहीं, पोलर मॉलिक्यूल जो है वो नहीं जा सकते। ठीक है, सो दे रिक्वायर मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन फॉर देयर ट्रांसपोर्ट, दैट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो हर मॉलिक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन में इस तरीके से नहीं जा सकता, कुछ मॉलिक्यूल्स को जो हमें एक प्रोटीन प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि लिपिड का प्रॉपर्टी उसे अलाउ नहीं करता डायरेक्टली जाने के लिए। ठीक है, तो जो नॉन पोलर है वो तो चले जाएंगे मेम्ब्रेन के थ्रू, बट जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल है, तो वो किसी प्रोटीन की हेल्प से, किसी कैरियर की हेल्प से ही जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट मतलब लोअर टू हायर with the expenditure of energy, ATP is utilized। ठीक है, एग्जांपल दिया है यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप, जो हमारे सेल्स में होता है, न्यूरॉन्स में होता है, ब्रेन सेल्स में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने दिए हुए हैं। However, phospholipid bilayer has fluid property but no evidence of flip flop mechanism for protein। Means हम लोगों ने ये तो पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स जो है वो जा सकते हैं इधर उधर, ठीक है, बट फ्लिप फ्लॉप मतलब दो बाइलेयर है। ठीक है, तो इधर जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो घूम के दूसरी साइड पहुंच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप मींस एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन मोनोलेयर विद दोज इन द अदर मोनोलेयर ऑन द अदर साइड। ठीक है, रोटेशनल डिफ्यूजन एंड लेटरल डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इज पॉसिबल। ठीक है, दो मेम्ब्रेन है, इधर इधर एक मेम्ब्रेन में इधर इधर तो जा सकता है, बट इधर वाला प्रोटीन घूम के इधर पहुंच जाए ऐसा नहीं, जो अंदर की तरफ है वो बाहर पहुंच जाए ऐसा नहीं। ऐसे मेम्ब्रेन में जो है वो इस तरीके से जो है इधर उधर घूम सकता है। ठीक है, उसके बाद कुछ ट्रांसपोर्ट के टाइप्स दिए यहाँ पे। एंडोसाइटोसिस, ठीक है, बल्क ट्रांसपोर्ट होगा इससे। इसमें फर्स्ट है पिनोसाइटोसिस, इंजेक्शन ऑफ लिक्विड मटेरियल बाय प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल और बैगलेस स्ट्रक्चर। अगर कोई मेम्ब्रेन है और वो कुछ चीजों को अंदर ले रही है, लिक्विड मटेरियल को इंजेस्ट कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। अगर इंजेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। ठीक है, समझ गए। तो मेम्ब्रेन जो है वो अंदर ऐसे हटती जाएगी और जो मटेरियल है वो अंदर चला जाएगा। अगर लिक्विड है तो पिनोसाइटोसिस, और अगर सॉलिड है तो फेगोसाइटोसिस। दूसरा टाइप है एक्सोसाइटोसिस, अगर कोई चीज बाहर निकाल रही है, इंजेक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको हम सेल वॉमिटिंग बोल सकते हैं, पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग बोल सकते हैं, और फेगोसाइटोसिस के हम लोग सेल ईटिंग बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ओलिगोसेक्राइड ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर इन्वॉल्व्ड इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हम लोगों ने देखा था अलग अलग ओलिगोसेक्राइड हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, तो वो सेल टू सेल, सेल एक दूसरे को पहचानने के लिए। अगर बैक्टीरिया बाहर से आता है तो हमारे सेल्स को कैसे पता चलता है कि वो कोई बाहर से आया है, कोई हमारे बॉडी का सेल नहीं है। मतलब हमारे बॉडी के सेल्स के ऊपर कुछ ऐसे टैग लगाए जाते हैं जिससे हमारे इम्यून सेल्स पहचानते हैं कि ये अपना सेल है कि पराया सेल है। ठीक है, तो जो बाहर से फॉरेन सेल है उसको हमारे एंटीबॉडीज किल करते हैं, पर अपने सेल्स को नहीं करते। ठीक है, और कुछ डिजीज होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, उनमें हमारे ही इम्यून सेल्स हमारे ही सेल्स को किल करने लगते हैं। ठीक है,
तो वहां कुछ गड़बड़ होती होगी, वो हम लोग 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेल रिकॉग्निशन इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में सेल रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है। ठीक है, दोनों स्पर्म एंड एग एक ही स्पीशीज के होने चाहिए, तभी जाके फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। दूसरा, ब्लड एंटीजन। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि हम ब्लड ग्रुप जो है मैच करके ब्लड डोनेट करते हैं। किसी का भी ब्लड किसी को भी नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि ब्लड एंटीजन्स अलग हो जाएंगे। बी वाले को एक को चढ़ा दिया, ठीक है, कोई बी ब्लड ग्रुप वाला है, उसने डोनेट किया और उसने ए को चढ़ा दिया, तो एंटीजन मैचिंग नहीं होगी और वो मर जाएगा। ठीक है, तो हर बॉडी के सेल्स में अलग अलग मैकेनिज्म यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज अप्रॉक्स 30 टाइप्स ऑफ एंजाइम इन विच एटीपीएस इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, बट एटीपीएस जो एटीपी को तोड़ता है, ठीक है, और वही जब एटीपी टूटेगा तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बिकॉज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस एंड स्पेक्ट्रिन प्रोटीन इज प्रेजेंट ऑन इनर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बाहर की तरफ होगा और स्पेक्ट्रिन प्रोटीन अंदर की तरफ होगी। ठीक है, तो एसिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल नहीं होगा, सेम नहीं होगा अंदर बाहर। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। आगे चलते हैं इसमें हम लोग। नेक्स्ट आता है सेल वॉल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया, ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ लिया। अब सेल वॉल जो है हमको याद रखना है कि एनिमल सेल में नहीं होगा, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं मिलता है। ठीक है, तो सेल वॉल हम लोग किस में देखेंगे? प्लांट के ऊपर। प्लांट की जो सरफेस हम देखते हैं बहुत टफ होती है ड्यू टू सेल वॉल। हमारा जो सरफेस है बहुत सॉफ्ट है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लांट में याद रखना सेल वॉल होगा और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही। सेल मेम्ब्रेन तो सब में होने वाला है, चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट। सेल वॉल जो है वो ऑप्शनल है। ठीक है, किसी में होगा किसी में नहीं होगा। तो फंजाई में सेल वॉल होता है, प्लांट में सेल वॉल होता है। ठीक है, हम मोस्टली प्लांट के सेल वॉल पे फोकस करते हैं। इट इज ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर फाउंड ऑन आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का लेयर है। ठीक है, सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टिन्स, मेनेंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो एल्गी के जो सेल वॉल है इन सब से मिलकर बना होता है। इन अदर प्लांट्स इज कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज। प्लांट में जो है सेलुलोज का बना होता है, उसमें हेमी सेलुलोज, पेक्टिन से प्रोटीन्स मिले होते हैं। ठीक है, मेजर कंपाउंड सेलुलोज होता है, पर बाकी ये सब भी मिलकर जो है कंबाइंड सेल वॉल बनाते हैं। आगे चलते हैं इसमें हम लोग। सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट is called as primary wall, is capable of growth, it gradually diminish as the cell mature and secondary wall is formed। ठीक है, तो जब छोटा है सेल, प्लांट सेल नया है, यंग है, तो उससे प्राइमरी वॉल होगी। जब वो बड़ा हो जाएगा, सेल बुढ़ा हो जाएगा, तब उसमें से प्राइमरी वॉल निकल जाएगी और एक नया सेकेंडरी वॉल वहां पर आ जाएगा। ठीक है, The middle lamella is a layer mainly of calcium pectate. It glues the different neighboring cells together। ठीक है, अब जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो सीमेंट को यूज करते हैं ब्रिक को जोड़ने के लिए, तो प्लांट में डिफरेंट सेल्स को जोड़ने के लिए जो बीच में सीमेंट, प्लांट सीमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं मिडिल लेमेला। ठीक है, वो किसका बना होता है? कैल्शियम पेक्टेट। ठीक है, तो प्लांट को भी कैल्शियम बहुत जरूरी है, क्योंकि कैल्शियम पेक्टेट एक्ट एज ए सीमेंट प्लांट के दो सेल्स को जुड़े रखने में। ठीक है, द सेल वॉल ऑफ मिडिल लेमेला में बी ट्रांसफर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। अब मान लीजिए दो सेल है, तो वो उसके बीच में पूरा सीमेंट लगा लिया, तो ये दोनों सेल आपस में जो है इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ी सी जगह पे एक विंडो छोड़ दी जाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो एक छोटा विंडो छोड़ दिया जाता है जहाँ पे सीमेंट नहीं लगाते, तो दो सेल्स वहां उससे जो है आपस में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मिडिल लेमेला इज द सीमेंट मटेरियल बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। Martinez and Pellamore discovered cell coat in animals, which is known as glycocalyx। ठीक है, तो एनिमल में जो है सेल वॉल नहीं होता है, तो वहाँ पे एक सेल कोट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। वो किसका बना होता है? सियालिक एसिड, म्यूसिन एंड हाइलुरोनिक एसिड, और इसको हम लोग एनिमल सीमेंट बोल सकते हैं। और मिडिल लेमेला को हम लोग प्लांट सीमेंट बोलते हैं। ठीक है, सेल वॉल मटीरियल्स लाइक सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन आर सिंथेसाइज्ड इन प्लांट गोल्गी बॉडीज और डिक्टियोसोम्स। ठीक है, तो ये कहाँ से बन के आता है मटेरियल जो सेल वॉल में चाहिए? गोल्गी बॉडी से बन के आता है, जिसको हम लोग डिक्टियोसोम भी बोलते हैं।
मटेरियल ऑफ लिपिड नेचर, क्यूटिन एंड सुबिरन सिंथेसाइज्ड बाय स्फेरोसोम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। कौन सा मटेरियल यूज होने वाला है वो भी याद रखना है। सेल वॉल किसका बना है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन। ठीक है, कहाँ बन के आता है ये मटेरियल, से सीमेंट है, कहाँ से बन के आता है, सीमेंट की फैक्ट्री से बन के आता है। उसी तरीके से बॉडी में, सेल में सीमेंट की फैक्ट्री क्या है, गोल्गी बॉडी। ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं इसमें हम लोग। अब जो है इसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स और देख लेते हैं। तो सेल वॉल मटेरियल हमको पता चल गया कि गोल्गी बॉडी में बनते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल अकर्स बाय टू मेथड्स। ठीक है, जो सेल वॉल का फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसके दो मेथड है। फर्स्ट है इंटरसेप्शन, दिस इज ए डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फाइन ग्रेन्स। ठीक है, एक वॉल है उसके ऊपर तुम सीमेंट चिपकाते जाते हो, वॉल चौड़ा होता जाता है, दैट इज इंटरसेप्शन। ठीक है, दूसरा है अपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ लेयर, पूरा पूरा लेयर लगा रहे हैं हम लोग। प्राइमरी वॉल इज फॉर्म मेनली बाय इंटरसेप्शन। प्राइमरी वॉल जो है, ठीक है, सेल वॉल दो तरह की है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वॉल इज फॉर्म्ड बाय इंटरसेप्शन व्हाइल सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड बाय बोथ मेथड्स। सेकेंडरी वॉल में दोनों मेथड यूज होंगे। ग्रोथ ऑफ ऑलरेडी फॉर्म सेल वॉल अकर्स बाय ओनली इंटरसेप्शन। ठीक है, तो अगर कोई सेल वॉल बना हुआ है और उसका ग्रोथ होना है, ठीक है, तो वो सिर्फ इंटरसेप्शन से होगा। ठीक है, प्राइमरी वॉल भी इंटरसेप्शन से बनेगी और जो सेकेंडरी वॉल है उसमें दोनों यूज होंगे। ठीक है, स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड एक्सपेंशन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की ग्रोथ में, अगर सेल बड़ा हो रहा है तो सेल वॉल भी बढ़ना पड़ेगा, अगर सेल वॉल नहीं बढ़ा, सेल बढ़ रहा है ऐसे, तो फट जाएगा। ठीक है, by losing the cellulose microfiber in addition to new cell wall material placed in the space. Thus expansion is called as cell wall loosening factor. तो सेल वॉल को ढीला रखने के लिए, ठीक है, अगर सेल वॉल कड़क हो जाएगा तो वो जो है फट जाएगा, तो सेल वॉल को ढीला रखने के लिए हमको एक्सपेंशन प्रोटीन का यूज लेना पड़ता है। ठीक है, इतना समझ गए हम लोग। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। इसमें एक और चीज है यहाँ पे, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, दो सेल्स के बीच में एक विंडो जैसा है, छोटा विंडो, नेम प्रपोज्ड बाय स्ट्रेसबर्गर। दे आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स। Plasmodesmata are characteristic of multicellular plants and they maintain continuity of cytoplasm between adjacent cells. ठीक है, तो हर, जैसे मान लीजिए दो रूम है, दो रूम के बीच में एक छोटा विंडो बनाया है, तो एक कंटिन्यूटी हो रही है। रूम में एयर है तो एयर का कंटिन्यूटी हो रही है। उसी तरीके से सेल्स के बीच में छोटा छोटा विंडो बनाया तो साइटोप्लाज्म का एक कंटिन्यूटी हो रही है, उससे सेल जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, ईआर ट्यूब्यूल्स हेल्प टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ईआर के ट्यूब्यूल्स हेल्प करेंगे। ईआर में क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ गए हम लोग। उसके बाद सेल वॉल में हमने पढ़ा कि दो तरह के सेल वॉल होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसमें क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। सेलुलोज माइक्रोफाइबर अरेंज इन ए डिस्पर्स्ड मैनर, और सेकेंडरी में जो है वो पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ सेल। तो अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफाइबर डिफरेंस है। सेकेंड, यहाँ पे हेमीसेलुलोज ज्यादा होता है 50%। ठीक है, हमको पता है कि सेल वॉल सेलुलोज से बना है, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन। तो हेमीसेलुलोज यहाँ पे 50% होता है, सेकेंडरी में हेमीसेलुलोज 25% होता है। प्राइमरी वॉल हैव लिपिड 5 to 10% एंड प्रोटीन 5%। प्रोटीन एंड लिपिड आइदर एब्सेंट और इन लिटिल अमाउंट। तो प्रोटीन और लिपिड सेकेंडरी वॉल में बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं। प्राइमरी वॉल का फॉर्मेशन सिर्फ इंटरसेप्शन से होता है और सेकेंडरी वॉल का इंटरसेप्शन और दूसरा अपोजिशन, दोनों से, बोथ मेथड से होता है। प्राइमरी वॉल इज यूनिवर्सल लेयर, सब में मिलेगा। ठीक है, सेकेंडरी वॉल जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, मेरिस्टेम सेल जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, उनमें सेकेंडरी वॉल नहीं बनता। सेकेंडरी वॉल उनमें बनेगा जो सेल डिवाइड होना छोड़ दिया है, अब उसके ऊपर जो हार्डनिंग होती रहेगी। ठीक है, समझ गए हम लोग। ये तो हम लोगों ने इस लेक्चर में जो है कवर अप कर लिया। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सारे टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देख लिए और हम लोगों ने सेल वॉल देख लिया। ठीक है, अब सेल वॉल का फंक्शन अगर हम कहें, शेप ऑफ सेल, याद रखना सिर्फ प्लांट में, एनिमल में नहीं है। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। ठीक है, प्लांट जो है अगर कोई उसकी तरफ जानवर आ रहा है तो भाग नहीं सकता, उसे वहीं खड़ा रहना। अगर गाय आ रही है और अपना सर खुजा रही है प्लांट से, तो प्लांट भाग नहीं सकता, तो उसको अपना जो है लेयर जो है मजबूत बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए उसके ऊपर सेल वॉल है। इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल से सेल को जो इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है।
इट एक्ट एज ए बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। बहुत सारी चीजें हैं जो प्लांट चाहता है कि उसके अंदर ना घुसे, तो सेल वॉल उसे रोक देता है। ठीक है, सेल वॉल जो है एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है वहां पर। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने कवर अप कर लिया पूरा टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पैसिव एंड एक्टिव, और हम लोगों ने सेल वॉल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये इसमें कवर अप कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे जो यूकैरियोटिक सेल्स में हमको मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।